I'm pleased to present our gala speaker for tonight. He's arguably the second most powerful man in India. The Sangh Parivar thinks he's the most ideologically committed president the BJP has ever had. He's a man who says his biggest passion in life is to fight and win elections. He is Narendra Modi's right-hand man, his eyes, his ears. Ladies and gentlemen, join me in welcoming to the India Today conclave, Mr. Amit Shah. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इस वक्त देश में पेट्रियाटिज्म पे, नेशनलिज्म पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है और वही टॉपिक है आज के कॉन्क्लेव का, द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रियाटिज्म। और बड़ा सवाल यह है कि देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे हिंदुस्तान से प्यार नहीं, इसलिए क्योंकि संघ के दबाव पे, मोहन भागवत के कहने पे, अमित शाह के कहने पे मैं नहीं बोलता भारत माता की जय। क्या आपके हिसाब से अमित शाह ऐसे लोग देशद्रोही हैं? सबसे पहले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद इस तरह की बहस इस देश में छिड़ी है और मीडिया इस बहस को तुल दे रहा है। और भारत माता की जय ना संघ, ना भाजपा, ना संघ या भाजपा के किसी पदाधिकारी या नेता के दबाव में बोलने की जरूरत है। भारत माता की जय का नारा संघ बना उससे पहले बना है। भारत माता की जय का नारा भाजपा की स्थापना से सालों पहले से बना है। वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी और संघ अस्तित्व में आई उसके सालों पहले बना है। और सवाल राहुल जी आप मुझे पूछ रहे हैं, उसकी जगह उनको पूछना चाहिए कि बोलने में दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है, किस चीज के कारण वो नहीं बोल रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये बहस निरर्थक है। देश की जनता को फैसला करने दीजिए और 99% जनता इस बात के साथ सहमत है कि इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को भारत माता की जय बोलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे आने से पहले अभी बुलाया, आप जरा हाथ खड़ा करिए तो कितने लोग बोले भैया? ऑडियंस देख लीजिए, यहाँ हिसाब किताब जरा हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग नहीं बोलने को तैयार भारत माता की जय? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलने को तैयार? हेड टेबल से लेके तो मैं 10 हाथ है, तो मैं सोच समझ कर ही 99 बोला हूँ। नहीं बेशक, लेकिन ये जो 1% है, बेशक 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें बोलने में परहेज नहीं। मैं पूछता हूं कि क्या वो 1% इस देश का हिस्सा है या नहीं? उनको हम समझाएंगे भाई। नहीं समझाएंगे, आप हम पर छोड़ो ना, हम समझाएंगे उनको। नहीं, 3 मार्च को सरसंघ चालक जी मोहन भागवत ने कहा कि स्कूलों में ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि लोग बोलें भारत माता की जय। इस 1% जनता के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। वो कहते हैं कि हम भी देशभक्त हैं, हमारी देशभक्ति की अलग परिभाषा है, हम क्यों आपके प्रेशर में बोले, आप क्यों सिखाएंगे इन्हें देशभक्ति क्या है? हमने ऐसा नहीं कहा कि हम सिखाएंगे, न भागवत जी ने ऐसा कहा है। भागवत जी ने ऐसा कहा है कि बच्चों को बोलना चाहिए, एक बात। और आप जब 99 और 1 की बात कह रहे हैं तो आप मुझे जरा बताइए कि जिस मुद्दे पर सहमति नहीं होगी वो हर एक मुद्दा देश में छोड़ दिया जाएगा क्या? 1% की डिसेंट को अगर आप कंसीडर करके चलेंगे तो देश कैसे चलेगा? लेकिन क्या वो 1% को आप पाकिस्तान भेजेंगे? आप ही की टीम में काम करते हैं। किसी ने नहीं कहा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश छोड़ के चले जाए। भैया देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी क्या देखते हैं, राहुल कंवर नहीं सुनते हैं। राजनाथ सिंह क्या बोलेंगे, नहीं सुनेंगे। अरुण जेटली क्या सुनेंगे, नहीं बोलेंगे। अमित शाह क्या बोलते हैं, वो नहीं सुनेंगे। और कैलाश विजयवर्गीय जी को उठाकर यहाँ आप चर्चा करना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। पहले भारतीय जनता पार्टी कहाँ है ये समझ लीजिए। और कैलाश जी से तुरंत ही मैंने फोन लगाकर पूछा है, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं बोला हूं और इसको मिस इंटरप्रेट किया गया। वो हमेशा मिस इंटरप्रेट हो जाते हैं, लेकिन वो अलग बहस का मुद्दा है। मगर हमेशा आप उसी को कोट करते हैं। नहीं, कोट तो मैं और कोई बार हमें भी करिए भैया। नहीं, पर अहम सवाल ये है कि इस 1% का क्या, क्योंकि आपने कहा कि 99% 1% को देश छोड़ने देना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता, न ऐसा कोई मानता है। क्या आप असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को जो कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, क्या आप इन्हें देशद्रोही मानते हैं? मैंने कहा ना, हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये ठीक नहीं। लेकिन आप इन्हें देशद्रोही नहीं मानते? जी नहीं, इनको हक है कहने का। ये एक बात से देशद्रोही नहीं मानते हैं।
बाकी सारी बातों को कंसिडर करके फैसला करना पड़ेगा, मगर हम उनको समझाने का धैर्य रखते हैं। लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हुआ, छात्रों ने जो नारे लगाए, आप उसे सीधे तौर पे देशद्रोह मानते हैं? जी, क्योंकि सवाल ये खड़ा हुआ कि जिन लोगों ने नारे लगाए, आपने हाल में देखा होगा जेएनयू के इंटरनल पैनल की रिपोर्ट आई, उसमें कहा कि बाहर से छात्र आए थे जिन्होंने नारे लगाए। हम जानना चाहते हैं, आप बीजेपी के चीफ हैं, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, अब तक वो लोग पकड़े नहीं गए जिन्होंने नारे लगाए आके। भैया राहुल, आप इतने बड़े पत्रकार हो, मुझे समझाओ 9 फरवरी को क्या था? देश की आजादी के दिन था, गणतंत्र दिन था, जेएनयू की स्थापना दिन था, क्या था? जरा बताओ तो मुझे, क्या था? नहीं, क्योंकि नहीं, 9 फरवरी को क्या था पहले ये बताइए। मैं बताता हूँ, कुछ छात्रों ने आके नारे लगाए, 9 फरवरी को क्या तोड़ने था? की बात की। 9 फरवरी को क्या था? अफजल गुरु की सालगिरह मनाई। अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा होना इट सेल्फ देशद्रोह है। मैंने इसमें नारे का सवाल ही नहीं, किसने लगाए किसने नहीं लगाए। अफजल गुरु को इस देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी दी और देश की सर्वोच्च पंचायत संसद पर हमला करने के आरोप में फांसी दी है। अगर उसकी बरसी मनाने के लिए कोई इकट्ठा होता है तो वो देशद्रोह है, इसमें कोई कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं। बीजेपी के कई लोगों ने कहा कि अमेरिका में भी अगर इस तरह के नारे लगाओ तो आपको जेल हो जाती है। आपने आज प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, मैं अमेरिका से प्रेरणा नहीं लेता, मेरा देश अमेरिका से कई साल पुराना है, इस देश ने कई चीजें प्रस्तावित करी है, हम अमेरिका से प्रेरणा नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट का 1962 का केदारनाथ की जजमेंट है, जिसमें कहा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करना देशद्रोह नहीं है। 1984 में बलवंत सिंह की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में, मैं अपने यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको बताऊं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खालिस्तान के पक्ष में देश को तोड़ने की बात की, जिसे एक निचली अदालत ने कहा कि यह देशद्रोह है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करना, खालिस्तान की आजादी की बात करना, यह देशद्रोह नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट देश का कह चुका है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में कांग्रेसियों को गुंडा कहने को देशद्रोह कहा है और 6 जजों की खंडपीठ ने कहा है, मगर वो जजमेंट आप नहीं बोलोगे। तो आप सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, मैं सवाल खड़ा नहीं कर रहा, तो आप 62 के जजमेंट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो 6 जजों की खंडपीठ ने दिया है। सवाल आप क्या सिलेक्ट करते हो है, और सवाल ये है कि भाई अफजल गुरु की वर्सी पर इस देश में आप रेफरेंडम कर दीजिए, हर चीज पे आपके नीचे टिक टिक चलता है, यस नो, इसमें क्यों नहीं चलाया आपने? नहीं, क्योंकि मैं क्यों नहीं चलाया आपने? क्योंकि आपको जवाब मालूम था। सर, मैं आपको बता, और जिन्होंने चलाए उन्होंने 10 मिनट में बंद कर दिया, क्योंकि जवाब आपकी थ्योरी के खिलाफ आता था। सर, एक होता है मेजॉरिटेरियन इंपल्स, यानी कि हो सकता है कि बहुमत में लोग आपके साथ में हो, इस वक्त पे हो सकता है कि वो लोग आपका समर्थन करें, लेकिन माइनॉरिटी भी होती है, माइनॉरिटी की भी देश में हम माइनॉरिटी में भी रहेंगे तो भी ये कहेंगे कि अफजल गुरु की वर्सी पर कार्यक्रम करना ये देशद्रोह है। जिन लोगों ने नारे लगाए उनको हम अब तक नहीं पकड़ पाए, क्यों? पकड़े लेगी पुलिस, मैं थोड़ी ना पुलिस हूँ भाई। नहीं, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ सवाल खड़ा हुआ है। मुझसे जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं था। मैं बताता हूँ क्यों। मैं बताता हूँ, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। पहले आप मेरी बात समझ लीजिए। नारे तो बाद में आते, मैं कहता हूँ इस कार्यक्रम की रचना जिसने की है वो ही देशद्रोह है, इसके लिए कार्यक्रम ही नहीं हो सकता। नारे तो बात की बात है, और नारों में बाकी सब लोग दिखाई पड़ते हैं भैया, नारे किसने लगाए। और आप भी रिपीट कर दो राहुल जी, नारे जरा रिपीट कर दीजिए, आपको याद है तो, वरना मैं रिपीट कर देता हूं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत तेरी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है कातिल अफजल का? देश का सुप्रीम कोर्ट। कौन है कातिल अफजल का? देश के राष्ट्रपति। तो ना जिन्होंने नारे लगाए उनको पकड़े भाई, पुलिस पकड़ेगी ना। तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पूछो भाई। इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि अमित शाह चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी की सरकार बनी रहे, इस वजह से वो छात्र जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जो कि जेएनयू के बाहर से आए, उन्हें अब तक नहीं पकड़ा गया क्योंकि आपकी सरकार टूट जाएगी। यार कोई आर्गुमेंट तो ढंग का करो। अगर हम ऐसा चाहते हैं केसी क्यों रजिस्टर करते? अगर हम ऐसा चाहते हैं तो केसी क्यों रजिस्टर करते? और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अफजल गुरु की बरसी पर कार्यक्रम मनाना ये देशद्रोह है। मैं मानता हूं कि सुन रहे होंगे पीडीपी वाले, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। हम भैया सत्ता के लिए राजनीति के अंदर नहीं आए हैं। जब हमने हमारी पार्टी हमारे पुरखों ने बनाई तब
सत्ता तो दूर दूर तक आने का सवाल नहीं था। ये भारत माता की जय का नारा लेकर हम निकले थे और आज देश में पूर्ण बहुमत के साथ शासन कर रहे हैं। बेशक, लेकिन ये जो बहुमत है यही सवाल खड़ा करता है कि अगर पीडीपी, क्योंकि पीडीपी आपने उनके नारे सुने, उनकी बातें सुनी है, वो तो अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानते। उनका तो कहना है कि इसको फांसी दी गई या गलत दी गई, तो इनसे आप क्यों डील कर रहे थे? देखिए, पीडीपी के साथ हमारी सरकार बनी है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ बनी है। उसका पहला लाइन मैंने खुद ड्राफ्ट किया है कि दो विचार जाओ धाराओं के दो ध्रुव के बीच में कश्मीर के मैंडेट और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए हम ये समाधान कर रहे हैं, वो इतने मुद्दों पर सीमित है। और ये जनता का मैंडेट था, हमारा नहीं था। हम तो गए थे बहुमत लेने के लिए, मगर हमें नहीं मिला। और राहुल जी, आप कभी भी कांग्रेस के नेता को क्वेश्चन करिए तो इतना क्वेश्चन करेगा कि देश को तोड़ने वाली मुस्लिम लीग के साथ आप क्यों केरल के अंदर समाधान करे हुए। मगर मैंने नहीं सुना आपके मुंह से प्रश्न कभी, और आपकी जहन में भी नहीं आएगा, मुझे मालूम है नहीं आएगा ये सवाल आपके में। नहीं, हमारे साथ यहाँ शशि थरूर हैं, केरल से ही आते हैं। शशि जी बेचारे प्रेक्षक है, जब आए यहाँ बैठे तब पूछना। नहीं, अभी नहीं, बाद में हम इनसे पूछेंगे। लेकिन चूंकि शशि है ही, तो एकदम लाइव कार्यक्रम है, तो मैं चाहूंगा कि माइक आए शशि के पास। शशि, आप हिंदी इतनी तो समझते ही हैं। अमित शाह आपसे पूछ रहे हैं कि मुस्लिम लीग के साथ आपका अलायंस क्यों है? जी बताइए शशि। मैं अंग्रेजी में जवाब दूंगा, सुन लिया। बात यह है कि ये उस मुस्लिम लीग नहीं है जो देश को टूटा। ये नया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, फाउंडेड इन 1948 आफ्टर पार्टीशन। दूसरी बात यह है, देयर इज स्टिल अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कम्युनल पार्टी and a community party. This is the party of the Muslim community in Malabar, and particularly, and in Kerala. But in policies, they're not communal, and they've cooperated with successive secular governments in Kerala. So we don't see them as a party of Deshdrohis. So there's no problem being elected for. सर, आपको जवाब मिला? मैं इनसे बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ पोस्ट से ये जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं इसका संविधान भेज दूंगा उनको। ये बताएं, वारिस पठान असुद्दीन ओवैसी के पार्टी के विधायक हैं, उन्हें महाराष्ट्र असेंबली से देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत माता की नहीं झांका। आपके हिसाब से ठीक हुआ ये? देखिए, ये महाराष्ट्र के असेंबली का और वहाँ के स्पीकर का फैसला है। और दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस के साथ आप एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का भी नाम बोलिए, क्योंकि ये सर्वदलीय फैसला है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। देश की एक विधानमंडल ने जो फैसला किया है उसकी चर्चा मीडिया के इस तरह के कार्यक्रम में नहीं। पर आप सहमत हैं इससे? आपको लगा ठीक हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा भैया, मैंने इतना कहा सब दल इकट्ठा होकर किया है और मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये चुने हुए विधानमंडल का फैसला है। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के बैट्समैन ने ऐसी ही बैटिंग की होती जो डेंजरस बॉल थी उसको छोड़ देते तो कल वो हाल नहीं होता जैसे आप छोड़ रहे हैं जो बॉल आपको नहीं पसंद आ रही। लेकिन एक बड़ा सवाल अमित शाह साहब ये खड़ा हो रहा है कि क्या आपके राज्य में अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्री स्पीच पर नए नए अंकुश लग रहे हैं? क्या अमित शाह के खिलाफ बोलना, मोदी सरकार के खिलाफ बोलना, सामंतवाद के खिलाफ बोलना, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलना? आप एक एग्जांपल जरा दे दीजिए, बाद में इतना लंबा भाषण करिए। नहीं, पर बताइए, क्योंकि बार बार मैं बताता हूँ। मैं नाम देना नहीं चाहता, बड़े प्रबुद्ध राइटर हैं, इन्होंने लिखा है सारी सार्वजनिक जीवन और पत्रकारिता की मर्यादाएं और सूचिकाता को तोड़कर कि अगर नरेंद्र मोदी मर जाते हैं तो इस देश का प्रधानमंत्री मेरी पार्टी का फला फला कार्यकर्ता बनेगा। आप इसको नरेंद्र मोदी पर हमला मानते हैं या नहीं मानते? बेशक, हमने कुछ नहीं किया भैया, कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी को विशेषकर आपकी चैनल ने हिटलर, रावण, अरे सुनिए तो, अब मुझे सुनिए भैया, हिटलर, रावण, मास किलर, मास मर्डरर, दुनिया भर की कह सके ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं थी, जबकि कोर्ट का कोई भी आदेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं था, ना इसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। मगर हमने आपके खिलाफ कुछ किया भाई? कुछ नहीं किया। हमारी सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हमें है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है।
क्योंकि इसी पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या एक जो विचारधारा है, क्या उसको बाकियों पे थोपा जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये कि हो सकता है कि लोग आपकी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हों और कई लोग हैं लाजमी तौर पे इसलिए आपकी बहुमत से सरकार बनी है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है। क्या जो अब तक संघ का एजेंडा रहा था उसको बीजेपी अब कार्यान्वित करने की कोशिश कर रही है? क्या एक मेजॉरिटेरियन वर्ल्ड व्यू को पूरे देश पर थोपने की कोशिश की जा रही, बजाय इसके कि एक ऐसा वर्ल्ड व्यू हो जो कि भारत की विविधताओं को, डाइवर्सिटी को साथ में लेके चले? देखिए, जहां तक कोई एजेंडा थोपने की बात है तो वो एजेंडा थोपा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार हैं और फैसले आपके स्टूडियो में नहीं होंगे, इस देश के संविधान के हिसाब से देश की पार्लियामेंट में होंगे और आज तक ऐसे ही हुए हैं। जहां तक सहन न करने का सवाल है, राहुल जी, आप तो पूछ रहे हो वो ठीक है भाई, आप जर्नलिस्ट हो, मगर हमें कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है कि हम में टॉलरेंस नहीं है, असहिष्णुता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। गूगल पर एक सोनिया जी का कार्टून आ गया था, गूगल को बैंड कर दिया था, नोटिस भेज दी थी, कोई नहीं बोला था, आप लोग एक व्यक्ति नहीं बोला था, क्योंकि आप उस वक्त बैन किया था कि गूगल के खिलाफ शिकायत की थी। वही तो मैं कह रहा हूं भैया, तो आपने तो कुछ नहीं कहा था, वो भी गलत था, हमने तो बड़ा उस वक्त पे भी हो रहा उस वक्त कोई नहीं बोला था, बहुत आपकी लाइब्रेरी से फुटेज निकाले। मैं बहुत धैर्यपूर्वक समाज जीवन में काम करने वाला व्यक्ति हूँ भाई, हमने उस वक्त भी, और मेरी स्मृति बहुत तेज है, कुछ नहीं किया था ना। सेक्शन 66A के बेजा इस्तेमाल पर इतनी बड़ी बहस खड़ी हुई, ना इतना बवंडर हुआ था, ना कुछ हुआ था। हमारे खिलाफ हर रोज कार्टून छपते हैं, मैं मेरी वेबसाइट पे रखता हूं, जाकर देखो कार्टून, सारे मेरे खिलाफ के कार्टून मैंने मेरी वेबसाइट पे रखे। हम नहीं डरते, टिप्पणियों से भी नहीं डरते, टीका से भी नहीं डरते, उसका स्वागत करते हैं जब तक वो व्यक्ति या सरकार के खिलाफ हो। मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हमारा कमिटमेंट है। राहुल गांधी जेएनयू गए, आपने कहा कि बहुत गलत किया, आपके जी मैं मानता हूं, कुछ लोगों ने कहा कि वो तो देशद्रोही है। राहुल गांधी जेएनयू गए, उसको मैं गलत नहीं मानता हूं। राहुल गांधी जी ने वहां जाकर भाषण किया कि कुछ लोग ने नारों के रेफरेंस में कि कुछ लोग आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं, कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करना चाहते हैं। मैं इसके खिलाफ बोला हूं और मैं मानता हूं कि अगर आवाज ये है कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उसको दबा देनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे मन में। नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि वो जो नारेबाजी हुई उससे वो सहमत नहीं है। उनका कहना है कि आपने सुना है राहुल गांधी का? वो मैंने उनकी स्पीच सुनी नहीं, उस वक्त आप दोपहर में आए हुए थे, बैठे हुए थे बहुत। नहीं, वो तो बैठेंगे, मगर आपने उनकी स्पीच सुनी है? हाँ, मैंने सुनी। उसमें कहा बोले मैं सहमत नहीं हूँ? नहीं, जब वो उस मंच पे थे तब उन्होंने नहीं बोला। तो मैंने मंच पर जाने के बाद उनकी टीका करी थी, पीछे क्या बोले उसकी टीका नहीं करी थी। वहां वो नहीं बोले, उन्होंने कहा आपकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, मैं आपके साथ हूं, आप लगाइए नारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये भी नहीं बोला कि नारे लगाइए। इसका अर्थ क्या होता है? मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे छात्रों को परेशान करने की कोशिश, परेशान शब्द नहीं था, आपको दबाने की, आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश हो रही। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी कैंपसेस से ये सेम स्वर क्यों उठ रहा है? हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लेके FTII से लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सब जगह ये कह रहे हैं कि छात्र लगातार परेशान होते जा रहे हैं। छात्रों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाने की, कुचलने की कोशिश हो रही है। देखिए, स्वर कितना है और उसके आगे लाउड स्पीकर कौन लगाता है उसको देखना पड़ेगा। लाउड स्पीकर कौन लगाता है, मैं आपको बताता हूं कैसे आप लोग काम करते हैं। अच्छा है, लाइव कार्यक्रम है। अभी आगरा में एक दलित युवा की हत्या हो गई, किसी ने नहीं दिखाया दलित युवा की हत्या को, किसी ने नहीं दिखाया। रोड पर दौड़ा कर दलित युवा को मार दिया, मगर किसी ने नहीं दिखाया। अब उसकी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में कोई कुछ भूल गया, पूरे देश भर में मीडिया काऊ कर पड़े। अरे भाई, वो दलित युवा मर गया, वो ज्यादा दुखजनक या महत्वपूर्ण घटना है, या किसी एक व्यक्ति ने, वैसे हमारे मंत्री नहीं बोले थे, मैं स्पष्ट कर देता हूं, मगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया वहां जाकर, वो महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? उन्होंने बदला लेने की बात की, वो तो मारने ऑब्जेक्शनल नहीं है मीडिया की, मारना तो बहुत ऑब्जेक्शन, तो वो कहां दिखा जी? बदला लेना ठीक है सर। नहीं, मैं नहीं कहता, मैं नहीं उसको जस्टिफाइड नहीं करता, मगर बदला लिए बगैर किसी को मार देना वो
इसकी निंदा नहीं करेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल से तो परसों हमारे कार्यकर्ता को आज इस तरह से मार दिया कि पूरा जीवन उसका पैरालिसिस में जाने वाला है, केरल के अंदर। दिखाई हम लोगों ने खबर, दिखाई, मगर मारने वालों की उल्लेख भी नहीं किया। आज सीताराम येचुरी अगर यहां आ जाते, आप नहीं पूछोगे कि आपने क्यों मारा, मुझे सीधा पूछ रहे हो। नहीं, मैंने तो नहीं कहा। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड है आपके? आपके ड्यूअल स्टैंडर्ड क्यों है? आप भी तो बताओ, आपने भी तो जवाब देना चाहिए। अरे सर, हम तो मालदा भी गए, वहां की ओपियम फील्ड बहुत अच्छा दिखा है मालदा। मैं मालदा की ना नहीं बोलता, यहाँ पर ये किसने किया आज तक कोई चैनल नहीं बोली। हम गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने अटैक किया है, आप तो बोल ही नहीं रहे हो भाई। ये मैं कह रहा हूं, ये लाउड स्पीकर है राहुल, पर सबूत आवाज जो है उसको बड़ा कर दिखाना लाउड स्पीकर है। और वो ही हैदराबाद में रोहित की आत्महत्या को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। पहले मैं ये बात को स्पष्ट कर दूं, वरना यहाँ ट्विस्ट होने की संभावना है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मगर रोहित के पहले और 9 लोगों ने जो आत्महत्या करी है, देश में चर्चा दिखाओ भैया, क्योंकि इस वक्त यूपीए का शासन था। क्यों नहीं हुई चर्चा राहुल जी? यूपीए के शासन में राहुल जी यूपीए की आलोचना की, आप भूल रहे हो उसको। नहीं, 9 दलित बच्चों ने, दलित थे या अन्य जाति के बच्चे थे, उन्होंने जो आत्महत्या कर दी हैदराबाद में उसी यूनिवर्सिटी में, उसकी चर्चा कहीं पर भी है तो प्लीज राहुल, मुझे आपके रिकॉर्ड रूम से निकाल कर मुझे भेज दीजिएगा, मैं एक सॉरी का बाइट दे दूंगा। नहीं है, ये आवाज बड़ी नहीं है, ये आवाज यूनिवर्सिटी को आप क्या मानते हो? ये कोई डिसिप्लिन लोगों का वो होना चाहिए? युवा बच्चे हैं भाई, झगड़ा होता है, संघर्ष होता है, हर बार होता है। हम थे तब हमारा भी हुआ है, आप पढ़े होंगे तो आपका भी हुआ होगा। और विरोध करने मतलब फैशन में होता है, वहां पे तो करना ही चाहिए। तो करना ही चाहिए, हम कहाँ ना बोलते हैं उसको। मगर इसको इतना बड़ा विचारधारा के साथ जोड़कर देखने की जरूरत नहीं, इतना ही मेरा कहना है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी को अपने तरीके से सोचने की या बोलने की पाबंदी नहीं लगी है। ये मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं। कोई एक इंसिडेंट नहीं है इसका, एक इंसिडेंट नहीं है। रोहित भी इस बात का इंसिडेंट नहीं है। चलिए, हमने टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, इन सब चीज़ों की बातें खूब की। मैं थोड़ा सा चुनावों पे आना चाहता हूँ, क्योंकि पहली दफ़ा है कि बिहार के चुनाव के बाद आप सवाल ले रहे हैं और उसको लेके कई सारे सवाल खड़े हुए, क्योंकि बिहार के चुनाव से पहले आपके कई मर्तबा इंटरव्यू हुए, आप उस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग जीतेंगे। अब आपके पास वक्त रहा, आपने एनालिसिस किया, पार्टी की ये हाल क्यों हुई? बिहार की जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया भैया। क्यों नहीं किया? वो तो अब हम एनालिसिस करेंगे तो आपको थोड़ी एनालिसिस तो आप कर चुके, अब तक थोड़ी वेट कर रहे हो। आपको क्यों बताए? हमारे इंटरनल करेक्शन के लिए नहीं, पर एक ट्रांसपेरेंट डिबेट होनी चाहिए कि आपके हिसाब से क्या वजह रही, लोगों की इस पर डिबेट नहीं होनी। देखिए, मेरी पार्टी का जो हार का एनालिसिस है वो मेरी पार्टी के वर्कर्स और पार्टी के पॉलिसी मेकिंग टीम के करेक्शन के लिए होता है, वो मीडिया की डिबेट नहीं हो सकती। आपको जो चाहे वो कह सकते हैं। सबक क्या सीखे आपने बिहार की? सबक काफी सीखा है। क्या सबक सीखा? काफी सीखा है, मगर वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। नहीं बताइए ना। नहीं बता सकता राहुल जी, बताना भी नहीं चाहिए। नहीं बताइए, आपने आप क्या चेंज करेंगे? जरा भी नहीं। लोगों को लगा कहीं ना कहीं वो रेफरेंडम था, आपने मोदी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के खुद के लिए, आपने अपने खुद के लिए उसको एक प्रेस्टीज इशू बनाया, पूरी आपने अपनी ताकत वहां लगाई। पहले रेफरेंडम, अगर आप असेंबली के इलेक्शन को रेफरेंडम गिनते हैं या नहीं गिनते? रेफरेंडम तो है ही ना, ठीक है। तो मोदी की सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 6 जगह पे चुनाव हुई, इसमें 4 हम हारे, जीते हैं, 2 हारे हैं। अब बताइए रेफरेंडम किसके पक्ष में है? नहीं, पर आखिरी के 2 आप हार गए। शुरू अरे भाई, आखिरी नहीं होता, 6 चुनाव हुए हैं। असेंबली अगर रेफरेंडम है तो 6 का करना पड़ेगा ना। 6 जगह पे हम चुनाव लड़े, 4 में हमारी सरकारें बनी, 3 ऐसे स्टेट थे जहां कभी नहीं बनी थी, अभी बनी। सुनिए, अब मध्य प्रदेश में लोकल बॉडीज जीत गए, गुजरात के अंदर लोकल बॉडी में आधा आधा हुआ, केरल के अंदर लोकल बॉडी में हमारी वोटों की बढ़ोतरी 16% हुई, त्रिपुरा के अंदर हमारी वोटों की बढ़ोतरी 20% हुई, छत्तीसगढ़ में हम लोकल बॉडीज के चुनाव जीत गए, राजस्थान में कंप्लीट स्वीप कर दिया। तो अगर रेफरेंडम ही है सब, तो रेफरेंडम हमारे पक्ष में है। आपकी एक इमेज बननी शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में आपने 73 सीटें एनडीए को दिलाई, आपकी बड़ी शानदार जीत महाराष्ट्र में हुई, आपकी जीत झारखंड में हुई,
आपकी तमाम राज्यों में शुरुआत में हरियाणा में आपकी जीत हुई, जम्मू कश्मीर में अच्छा परफॉर्मेंस लगा और लोगों ने बोला चुनावी जादूगर, बाजीगर है, ऐसा आदमी जो सबको फेल कर देता है, इलेक्शन मास्टरमाइंड है, स्ट्रेटेजिस्ट है। फिर दो बड़ी डिफीट्स हो गई, एक तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल हरा के चले गए, फिर आपकी बिहार में नीतीश कुमार के हाथ हार हो गई। क्या आपको लगता है कि एक आपका जो ऑरा बन रहा था कि चुनावी जादूगर हूँ, छड़ी है मेरी टैक्टिक्स, मेरी स्ट्रैटेजी इतनी जबरदस्त है कि सबको फेल कर, क्या वो ऑरा थोड़ा सा कम हुआ है? देखिए, दो बातें पहले स्पष्ट कर दे, मैंने कभी नहीं कहा ये मेरी जीत। आपने नहीं कहा, लोगों ने कहा। हाँ, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, कोई भी जीत या कोई भी हार ये हजारों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से होता है, और हार होती है तब भी स्ट्रेटेजी की भी हार होती है, मगर काफी सारे कारण मिलाकर हार होती है। मैंने कभी नहीं कहा और ना कभी मैं ऑरा के आधार पर जिया हूँ। आज मेरा पद है इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैंने कभी मेरे जीवन में 50 साल की उम्र तक कभी इंटरव्यू ही नहीं दिए थे। नहीं किया था आपका गुजरात में आके? उस वक्त मैं 49 साल का था भैया, तब तक मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, और मैं 13 साल का था तब से संघ का स्वयंसेवक हूँ, और वहां से मेरा सार्वजनिक जीवन में काम करना शुरू हुआ है। तो ऑरा, इमेज, ये सब मीडिया के शब्द हैं जो आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, जो संगठन के लिए काम करते हैं, जो राजनीति के अंदर परिस्थिति को बदलने के लिए काम करते हैं। वो ऑरा और इमेज के आधार पर काम नहीं करते, अपनी विचारधारा की इस विकृति को बढ़ाने के लिए, एक जनादेश लेने के लिए, और बाद में वो विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करते हैं। एक गुरुजी हैं जिनको आप बहुत मानते हैं, मुझे याद है, हालांकि मैं पहले कह चुका हूँ, लिख चुका हूँ, तो इसमें कुछ नया मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन उन गुरुजी ने कहा कि आप जिंदगी में बहुत दूर जाओगे, लेकिन अगर आप एरोगेंट हो गए तो बहुत दिक्कत होगी। उन्होंने ये भी आपको कहा कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसा है कि अगर आप ऊंट पर भी चढ़ जाओ, वहां पर भी आपको आके कुत्ता काट लेगा। उन्होंने सही कुछ कहा। तो ऊंट पे चढ़े आदमी पे कहाँ इतना बड़ा ऊंट कहाँ से? तो ये आपको लगता है कि असल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है? देखिए, एरोगेंसी मेरे स्वभाव का मूल हिस्सा नहीं है। आत्मविश्वास और अभिमान, ये दोनों के बीच में बहुत पतली भेद रेखा होती है। देखने वाले के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत ठीक ठाक अंतर होता है। अगर कोई आत्मविश्वास को एरोगेंसी में इंटरप्रेट कर दे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भैया। आप, अच्छा, तमाम ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, उनके आपस में रिश्ते काफी ठीक ठाक होते हैं, आपके सोनिया गांधी, राहुल गांधी जितने खराब रिश्ते क्यों? अब मैं इसका जवाब अभी देना नहीं चाहता, मगर ये ठीक है, रिश्ते ठीक नहीं है। ये ठीक है, रिश्ते ठीक है। नहीं, क्योंकि मुझे कोई सुना रहा था कि शायद कॉरिडोर में आप कभी गए थे, पार्लियामेंट कॉरिडोर में मुलाकात। भैया, गॉसिप क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? मैंने कह दिया ना, रिश्ते ठीक नहीं है, मैं इसको छिपाता नहीं। रिश्ते ठीक नहीं है। रिश्ते सोनिया गांधी से ठीक नहीं? नहीं, मेरे ओर से ठीक नहीं, उनकी ओर से अच्छे भी हो सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इस देश में चीजों को करना है, गवर्नेंस होती है आर्ट ऑफ द पॉसिबल, कि चीजों को किस तरीके से किया जाए, लोगों को साथ में लेके लिया जाए। अगर आप यही बोल दो कि नहीं मेरे तो रिश्ते ठीक नहीं, तो मगर मैं अकेला पार्टी नहीं हूं ना भाई। मोदी जी है, वेंकैया जी है, अरुण जी है, जिनका दायित्व है। प्रेसिडेंट आप है पार्टी? नहीं, पार्टी का अध्यक्ष मैं हूं, मगर पार्लियामेंट चलाने का दायित्व मेरा नहीं है। मेरी पार्टी के जो कार्यकर्ता गए हैं उनका है, मैं तो पार्लियामेंट में भी नहीं हूँ भैया। नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन तो पार्टी, क्योंकि आप पार्टी प्रेसिडेंट हैं, आप इंपॉर्टेंट पोजीशन में हैं, क्योंकि बार बार शशि थरूर जी की पार्टी, राहुल गांधी जी, बाकी तमाम लोग कहते हैं कि ऑपोजिशन हमसे बहुत एरोगेंटली बिहेव करती है, मतलब बीजेपी हमसे बहुत एरोगेंटली बिहेव करती है। वो मेरे लिए नहीं कहते होंगे। नहीं, वो पार्टी के लिए कहते हैं। नहीं, पार्लियामेंट चलाने की दायित्व मेरा नहीं है राहुल जी। मेरा दायित्व मेरे पार्टी का संगठन चलाना है, जिससे कोई लेन देन ही नहीं है ऑपोजिशन का। क्या लेन देन है? मेरी पार्टी किस तरह से चलानी, उसमें ऑपोजिशन का, उनकी पार्टी किस तरह से चलाना उन पर निर्भर करता है। मेरी पार्टी किस तरह से चलाना वो मेरी और मेरी टीम पर निर्भर करता है। 2014 के चुनाव में जीत के बाद आपने कहा कांग्रेस मुक्त भारत होगा। आज भी कहता हूँ। आपको लग रहा है उस दिशा में बढ़ रही है चीजें? हाँ, बिल्कुल बढ़ रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि रिवाइव पहले आप समझ लीजिए, 2014 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस का शासन था। चुनाव समाप्त हो गए, हम 1 नंबर पर आए, वो 3रे नंबर पर पहुंच गए। झारखंड, वहां सरकार थी, चुनाव हुआ, वो 4थे नंबर पर पहुंच गए, हम 1 नंबर पर पहुंच गए। कश्मीर, वो 4थे नंबर। 2019 तक हो जाएगा कांग्रेस मुक्त भारत? मैं तो चाहता ही हूँ और परिश्रम भी कर रहा हूँ। आप कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, डंके की चोट पे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप, मेरा दायित्व है, मेरा दायित्व है। आपने नहीं कहा कि इतना ज्यादा आत्मविश्वास है, आपने कहा कि एरोगेंस और आत्मविश्वास में बहुत एक कम लाइन होती है। आप इतना, मतलब अपनी दाव को साक पे लगा देते हैं, बिहार के चुनाव में भी, दिल्ली के चुनाव में भी, जब हार हो जाती है उसके बाद। मेरी कोई साख ही नहीं है। नहीं, साख तो है ना,
आपके लिए, मेरे लिए कोई साख नहीं। मेरा दायित्व है पार्टी के अध्यक्ष के नाते छोटे से छोटे कार्यकर्ता से कंधे मिलाकर छोटे से छोटे गांव में जाकर मेरी पार्टी के कार्यकर्ता को परिश्रम की प्रेरणा देना और पार्टी की चुनावी रणनीति को दिशा देना, ये मेरा दायित्व है। लोगों ने कहा और मैं इसी तरह से हमेशा काम करता हूँ। मैं यूपी गया तो 9 महीने तक गुजराती नहीं गया था, यूपी में ही रहा। तो ये मेरा एक स्वभाव है भैया। नहीं, अच्छा बुरा हो सकता है मगर ये वर्किंग स्टाइल है। बिहार के कैंपेन में एक बड़ा मुद्दा बना बाहरी वर्सेस बिहारी। लोगों ने कहा ये गुजराती हैं, बाहर से आ गए, बिहार में बैठे। हमारे लिए नहीं था भैया, राहुल जी के लिए था। नहीं, आपके लिए था। राहुल जी के लिए था। राहुल जी के लिए नहीं कहा। आप समझे ही नहीं, हम कहाँ से बाहर हुए? के लिए कह रहे थे कि गुजरात से हम बाहरी नहीं है यार। अभी आप समझने में क्या कह रहा हूँ, मेरे लिए नहीं था। मैं तो इसी देश का हूँ। ये आप मानते हैं कि मैं कहाँ बाहर से आया हूँ भैया, मैं तो इसी देश का हूँ। ये आपकी पार्टी के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने मुद्दा बनाया कि राहुल गांधी ने एक एफिडेविट में अपने आप को ब्रिटिश नागरिक क्यों कहा। आप मानते हैं कि बीजेपी के लिए मुद्दा है राहुल गांधी? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी एक स्वतंत्र प्रकार के नहीं सर, आपकी पार्टी के हैं। हाँ, मेरी पार्टी में सोचने की कोई पाबंदी नहीं है भैया। मेरी पार्टी में हर आदमी सोच सकता है। एक स्वतंत्र प्रकार के थिंकर है और काफी चीजें करते रहते हैं, उसको पार्टी के साथ मत जोड़िए। नहीं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी को ब्रिटिश सिटीजनशिप का जो सवाल खड़ा हुआ जॉब एप्लीकेशन में, वो एक मुद्दा है? देखिए, मैंने कहा ना, सुब्रमण्यम स्वामी अनेक प्रकार की चीजों को लेकर वो अपने तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। आप तय करके आए कि हर गुगली को आप छोड़ देंगे एकदम? ना, गुगली नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी जब कोई चीज करेगी तो एक निश्चित रूप में इसके कोई साक्ष्य आ जाएंगे, प्रमाण आ जाएंगे, तो पार्टी रिएक्शन देगी। अच्छा, आपने कहा कि 6 चुनाव हुए, 4 में आप जीते, 2 में आपकी हार हुई, तो 4-2 अभी आपका स्कोर आपके पक्ष में है। 5 चुनाव अब और होने वाले हैं कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में। आपके हिसाब से इन 5 चुनावों में बीजेपी कहां खड़ी होगी? नहीं, अच्छा किया आपने ये पूछ लिया। देखिए, जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बना तब मेरे पहले अध्यक्ष से भाषण में कहा था कि 7 राज्यों के अंदर हम पार्टी के विस्तार का प्रयास करेंगे। और इसके पहले जितने भी चुनाव हुए इसमें हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और इस राज्यों में भी हमारी पार्टी का जनाधार निश्चित। जनाधार बढ़ाने की नजर से लड़ रहे हैं कि जीतने की नजर से लड़ रहे हैं? देखो राहुल, ऐसा है, आपको भी मालूम है, जहां हमारी एक भी सीट नहीं है वहां हमारा काम है हमारा जनाधार बनाना, हमारी अच्छी एंट्री करना और सरकार बनने में हमारा प्रभाव हो, ऐसी स्थिति लाकर रखना। सर, बिहार में भी आप कहाँ जीते थे? आप अकेले अपने आप तो नहीं जीते थे, आपकी भी तो वहां पे मगर बिहार और केरल का आप असम सुनिए, बिहार और असम में हम अच्छी स्थिति में निश्चित हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और बाकी सभी जगह पे भी लड़ेंगे इसी के लिए। मगर इवैल्यूएशन जो करना पड़ता है जो सापेक्षता से होता है। तो अभी से आप एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लो कर ना, लो नहीं कर रहा भैया। मेरा आप जनून देखेंगे, आप फिर से कहो क्यों साख दाव पर लगा रहे हो, ऐसा ही होगा, कोई फर्क नहीं होता। मेरे लिए कोई चुनाव हारने का चुनाव नहीं होता है। अभिनव बिंद्रा यहाँ पे बैठे हुए थे शाम में, पहले लोग कहते थे कि इंडिया की ओलंपिक टीम जाती है पार्टिसिपेट करने के लिए, ओलंपिक्स में जीतने के लिए नहीं। तो मतलब बीजेपी के लिए चुनाव पार्टिसिपेट करने के लिए, जीतने के लिए नहीं? बिल्कुल पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है। जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं वही बता रहा है कि खौफ बैठ गया है, डर बैठ गया है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो बंगाल हो चाहे केरल हो। ये आपने असम में इतना बड़ा एक अलायंस किया एजीपी के साथ, अलायंस के कुछ ही दिन बाद वो प्रफुल्ल महंता तो काफी परेशान लग रहे हैं, वो क्या पता अलायंस करें ना करें, टूट ही सकता है। मगर गेम शुरू होने से पहले ही आपकी टीम में बगावत हो गई। उसके दूसरे ही दिन इनके पार्टी अध्यक्ष ने इसको क्लैरिफाई किया था। अच्छा, चलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार एएमयू के वाइस चांसलर यहाँ पे आ रहे हैं, मंत्री जी से मिलना चाह रहे हैं, लोगों से मिलना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसके बाद शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाए, उसको लेकर बहुत परेशान है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपके हिसाब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वर्तमान में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के तौर पे जगह बनी हुई है उसको बदलने का वक्त आ गया? ऐसी जगह नहीं बनी है, आपका भी स्ट्रिक्ट नहीं है उसको। आज भी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। नहीं, लेकिन रूल्स तो ग्राउंड पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के। आज भी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। एक्ट से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनती है, आप एक्ट को डाउनलोड कर देख लीजिए। लेकिन अभी भी वहां पे रिजर्वेशन लागू नहीं है, वो चलती माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे। रिजर्वेशन लागू करना है भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि वहां रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। वहां पर भी दलित, पिछड़े और ट्राइबल बच्चों को मौका मिलना चाहिए। पर अभी तो नहीं सुन रहे वाइस चांसलर आपकी। नहीं सुन रहे तो सालों से नहीं सुन रहे भैया, हम तो अभी 1.5 साल से ही आए। तो बदलने की कोशिश करेंगे उसको? क्या बदलना है? कि वहां पे लागू हो रिजर्वेशन। क्या सर्वोच्च अदालत में केस लंबित है अभी?
अच्छा, सर्वोच्च अदालत फैसला करेगा। अच्छा ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में जब अगले साल चुनाव होंगे उससे पहले क्या आप राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा एक बार फिर से बड़े तौर पे उठाएंगे? क्या आपको उम्मीद है कि 2019 में मोदी? देखो, काफी हमारे काम तो आप ही कर देते हो। मैं तो बोला ही नहीं, आपने बोलकर मुद्दा उठा लिया। पूछ रहा हूं मैंने कहा ना, आप लोग ही कर रहे हो भाई, हमारा क्या मौका लगेगा? क्या आपके लिए मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में है कि वहां पर एक भव्य राम मंदिर सबकी सहमति से या कोर्ट के आदेश से बनना चाहिए। और आपको उम्मीद है कि उसी दिशा में चीजें आगे बढ़ेंगी? उम्मीद है, तभी तो चुनाव घोषणा पत्र में रखा है। चलिए हम कुछ सवाल लेते हैं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे आप एक एक करके अपने सवाल पूछें। उन सवालों को हम लेंगे। मैं चाहूंगा कि बीजेपी के जो तमाम यहाँ पे लोग हैं वो सवाल ना पूछें, क्योंकि आपको अपने बॉस को सवाल, ये आपसे सवाल पूछते हैं बीजेपी वाले। वो मुझसे सवाल क्या, सब कुछ ऊपर नीचे सब पर कई लोग आपसे डरते भी हैं। आपको बताते नहीं बताते मुझे पता नहीं, लेकिन आपसे डरती बहुत है आपकी पार्टी। देखिए, डरने जैसे जो लोग होंगे वो डरते होंगे, जो अच्छे लोग हैं वो नहीं डरते होंगे। नहीं, पर कुछ लोग कहते हैं आप अपॉइंटमेंट नहीं देते। मगर ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो ठीक काम नहीं करा उसको भी खौफ न हो। ऐसे नहीं चलता कोई संगठन। चलिए हम कुछ सवाल लेते हैं। कौन पूछना चाहता है सवाल? आप पूछना चाहते हैं सवाल, पूछिए। नमस्कार। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मुस्लिम हैं, और मैं भारत माता की जय बहुत शान से बोलता हूं, लेकिन वो अगर वो उसकी जगह हिंदुस्तान जिंदाबाद या जय हिंद बोलना चाहें तो क्या वो कम देशद्रोही होंगे या नहीं होंगे, या चलेगा? इसका मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, आप उनको समझाओ कि बोलने में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, नहीं, उनका धर्म का वो है कि आइडल वर्शिप या ऐसा कुछ उनका लॉजिक है रिलीजन की वजह से। ऐसा कोई धर्म में नहीं। गांधी जी की उपस्थिति में हजारों लोग बोले हैं भैया। हाँ, नहीं, देश की आजादी की लड़ाई मैं इन दो नारों के बीच का कंपैरिजन पूछ रहा हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद और भारत माता की जय, इन तीनों में आपको फर्क लगता है क्या? बहुत फर्क है। अच्छा, भारत माता की जय बोलना जरूरी है आपकी नजर से? मैंने कहा बोलना में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और जिसको आपत्ति है उसको समझाना चाहिए, और ना समझे तो राहुल के पास भेजना चाहिए। मेरे पास कि राहुल गांधी के पास? अरे तुम इंटरव्यू करो उसका, और क्या, क्यों नहीं बोल रहे हो? चलिए अगला सवाल लेते हैं। कौन पूछना रहा है सवाल? ये मैम सवाल पूछना चाहती है, इनको दीजिए माइक। नमस्कार सर। अगर जर्नलिस्ट सेंसेशनलाइज ना करें न्यूज़, किसके बारे में बात कर रही हैं आप? नहीं, हम उनसे पूछ रहे हैं। अच्छा, दूसरों के बारे में, हमारे बारे में नहीं बोल रहे। नहीं, ये पहले आप स्पष्ट कर दीजिए। नहीं। और अगर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करें सर, तो आपको लगता है कि ये देश एक्चुअली नेशनली इंटीग्रेट हो सकता है? इंटीग्रेट ही है, इसमें मुझे कोई अभी भय नहीं दिखता। सुप्रिया प्रसाद सवाल पूछना है। अध्यक्ष जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो मूल मुद्दे हैं, जो रोजगार का वादा था या जो कालाधन का वादा था, जो मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरह के ये सब नारे और ये स्लोगन्स, भारत माता की जय या इस तरह के मुद्दों को ज्यादा उछाला जा रहा है, क्या आपको लगता है? एक मिनट सुप्रियो जी, जीवन में नारे हमने लगाए हैं? नहीं, उस मामले को एक दिल्ली पुलिस, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन डील कर सकता था। उसके लिए जरूरी नहीं है कि बीजेपी अध्यक्ष तक को सामने आना पड़े, मुझे लगता है। नहीं, मेरा बहुत जरूरी है बीजेपी अध्यक्ष ने सामने आकर बात करने का। अगर आप लोगों ने करा होता कि ये देशद्रोही नारे तो हम सामने न आते। मेरा बहुत जरूरी था लेकिन ये जो मूल इसके समर्थन में खड़ा हुआ, जो काला धन है या जो नहीं रोजगार का मामला है, जो सारे मूल एक सेकंड, ये दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। मैं 2500 ऐसी चीजें गिना सकता हूं जो विकास की दिशा कहाँ है और कितना विकास हुआ है। रोजगार के मामले में भी 1.5 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा बैंक के 2.5 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक के तहत लोन दिया है। रोजगार का मतलब नौकरी ही नहीं होता है, रोजगार का मतलब रोजगार होता है। नहीं, आप समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन ये और सुनो, कभी भी एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 करोड़ लोगों को स्वरोजगारी के लिए बैंकों ने सहायता नहीं करी है। अध्यक्ष जी, इसी से जुड़ा सवाल है। 22 महीने हो गए आपकी सरकार के, क्या आप ओवरऑल परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं अपनी सरकार? जी बिल्कुल संतुष्ट हूं और मानता हूं कि गड्ढा इतना बड़ा है कि बहुत काम करने की जरूरत है। नहीं, पर आपके क्रिटिक से कहेंगे कि जो एजेंडा था सबका साथ सबका विकास, वो एजेंडे पे ध्यान बना रहता तो बेहतर होता। ये जो साइड इश्यूज है इस पे साइड ट्रैक हो रही है। साइड इश्यू हमने कोई खड़े नहीं किए हैं। ये देश हमेशा से कई प्रकार की आवाजों से चलता रहा है, हमेशा से।
मगर आप कोई आवाज को ही इश्यू बनाते हो तो फिर मीडिया को हम कैसे रोक सकते हैं? हमारे राज्य में तो स्वतंत्रता, हमने इमरजेंसी नहीं डाली है भैया। अच्छा, पीएम मोदी आपको दिन में कितनी दफा फोन करते हैं? चलिए, ऐसे सवालों का कोई अच्छा, कभी आपकी उनसे लड़ाई होती है क्या किसी इशू पे? अरे राहुल, क्यों भाई ऐसे सवाल नहीं, मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पे चर्चा चल रही है जेएनयू के बारे में, चर्चा चल रही है भारत माता की जय के बारे में, ये सब अच्छे मुद्दे हैं, पर करीब 1 महीना पहले इस शहर के आसपास एक आर्सन, राइटिंग, इनोसेंट लोगों की जान गई एक रिजर्वेशन के मुद्दे पे। जो भी उसके बीच में फंस गया ट्रैफिक में, उसकी जान गई। क्या क्या कह रहे हैं? जो जाट आंदोलन, जाट आरक्षण की बात करें, हरियाणा में जो हुआ ना, मीडिया इस बारे में कुछ बोल रहा है, वो 2 दिन चला, उसके बाद बंद हो गया, ना पॉलिटिशियंस कुछ इस बारे में बोल रहे हैं। अब फिर से ये बात आ रही है, एक दिल्ली जैसे शहर में अगर आदमी इनसिक्योर फील करता है और ये सब ऑलमोस्ट इररिलेवेंट मुद्दों पे बातें होती रहती है, इस पे आपके क्या विचार है? नहीं, हमने तो भाई उसी वक्त कहा कि इसको चर्चा से रास्ता निकलना चाहिए, असेंबली में चर्चा होनी चाहिए और अब हो भी रही है। मगर कई बार इस तरह की परिस्थिति खड़ी हो जाती है तो उसके वक्त उसको समझाने के अलावे और कोई रास्ते नहीं होते। ये परिस्थिति कोई जनरेट नहीं करता। समाज जीवन में हमेशा जैसे घर होता है तो 2 लोगों का झगड़ा हो जाता है, इससे सोसाइटी में भी 2 समाजों का झगड़ा हो जाता है। इसको हम टाल नहीं सकते। इट इज पार्ट ऑफ सोशल लाइफ। चलिए, आप सवाल पूछना चाहते हैं? जो पढ़ी लिखी सोसाइटी जो देश की है और पढ़े लिखे जो युवा हैं, अगर आज बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही है, 2 साल में कोई करप्शन का कोई नाम नहीं हुआ, क्या 5 साल तक जो सरकार चले और मंदिर मस्जिद के मुद्दे साइड में रख के सिर्फ डेवलपमेंट पे काम हो? क्या ऐसा हो सकता है? देखो भैया, एक बात समझो, करप्शन 5 साल तक न हो इसकी मैं गारंटी देता हूँ। गारंटी देते हैं? हाँ, मैंने तो चुनाव के वक्त दी है भाई। चुनाव के वक्त हमने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और दिया है। चुनाव के वक्त ही किया था। हमने चुनाव के वक्त कहा था कि वंश परंपरागत शासन से इस देश को मुक्ति मिलाएंगे और टिकट फ्रॉम में हमने लंबे समय तक मुक्ति दिलाई है, सिर्फ 5 साल के लिए नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो तो पता चलेगा सर 2000। हाँ, वो पता चलेगा, मगर लंबे समय तक मुक्ति दिलाई है। चलिए, कौन सवाल पूछ रहा था? यस, इनको माइक दीजिए। सर नमस्कार। जो सर इलेक्शन होता है जिसमें आप मेजोरिटी में आए तो करीब 35 से 40% वोट मिले, जिसका अर्थ ये भी होता है कि 65% लोग या 60-65% लोग आपकी जो भी सोच थी उससे इत्तेफाक नहीं रखते और ये सारे डिस्टर्बेंस उसी वजह से हो रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा कि 99% लोग एक जैसा सोचते हैं तो 1% को मना लेंगे, तो क्या बीजेपी का क्या रोड मैप है कि इन 65% लोग या 60-65% लोग को किस तरह से हम लोग मना पाएंगे जिससे डिस्टर्बेंसेस ना हो? देखिए, ये हमारे देश का संविधान का एक हिस्सा है। अगर देश का संविधान 2 ही पार्टियों को इजाजत देता तो ये 35-40% से ज्यादा होता। और देश आज से ऐसा नहीं चल रहा है भैया। आजाद होने के बाद, गणतंत्र आने के बाद ऐसे ही चल रहा है। हर बार 30-35-40% जिसके पास होता है उसी को शासन मिलता है। पहले तो उसको अगर करेक्ट करना है तो करेक्ट करना पड़ेगा। जो सिस्टम बनी है उसी सिस्टम के हिसाब से आज तक भी शासन चल रहा है, ये भी शासन चल रहा है। इसमें हम कैसे बदल सकते हैं उसको? हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। अगर प्रेसिडेंशियल रूल हम एक्सेप्ट करते तो सीधा मुकाबला होता। जगदीश खट्टर साहब सवाल पूछ रहे हैं, उनको माइक दीजिए प्लीज। साहब, आपने करप्शन के बारे में बोला, सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को लगता है वो इलेक्शन में जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। उसमें आपकी पार्टी का कोई प्लान है जिससे कि इसमें कुछ नहीं? इसमें मेरी पार्टी प्लान नहीं कर सकती। हमारे यहाँ इलेक्शन और इलेक्शन रूल्स दोनों इलेक्शन कमीशन के तत्वाधान में बनते हैं। इलेक्शन उसके तत्वाधान में चलता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ना इलेक्शन रूल्स बना सकती है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन चला सकती है। आप एक स्टैंड ले सकते हैं ना कि मैं आरटीआई के तहत आना चाहता हूं। सुनिए ना, सुनिए, एक मिनट मुझे सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन जब इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाता है, उस वक्त हमने इसको हमारे सजेशन हुए इसको दिए हैं और इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार देख लीजिए इसको। सर, मैंने देखा है, मेरी कुरैशी साहब से भी बात हुई है और उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ से कई सुझाव गए हैं, पहले वाली सरकार और ये सरकार नहीं सुन रही है।
देखिए, मैंने क्या कहा आप पहले समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो सुझाव दिए हैं वो शायद ना हो, मगर इलेक्शन को शुद्ध करने के लिए हमारे जो सुझाव गए हैं वो आप एक बार साइट पर देख लीजिए। अजीत सवाल पूछा, इनको माइक दीजिए प्लीज। सर, आरक्षण के सवाल पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अभी नागौर में जो प्रतिनिधि सभा का मीटिंग हुआ उस पे आरएसएस पहली बार आरक्षण पे एक ऑफिशियली जो है स्टैंड लिया कि हम आरक्षण के एक तरह से खिलाफ हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली दलित्स के लिए नहीं, बट सो कॉल्ड जो डिमांड्स आ रहा है हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में पटेल्स या बाकी लोगों से, तो उस पे जो है पार्लियामेंट में जेटली साहब ने कहा कि ना इस पर तो हम ऑलरेडी स्टैंड ले चुके हैं। ये लग रहा है जैसे कि आरएसएस और बीजेपी एक तरह से आरएसएस डिवाइडेड है। आरएसएस ने भी आरक्षण के खिलाफ कुछ नहीं कहा। नहीं, शायद वो जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि आरएसएस ने कहा कि ये जो मतलब किसी चीज का जिक्र नहीं किया, लेकिन जो संकेत दिए कि ऊंची जातियों को आरक्षण की जो बात हो रही है, जैसे आप जाटों के लिए आरक्षण के लिए राजी हो गए हैं हरियाणा में, कहीं ना कहीं ये मैसेज आया कि वो ऊंची जाति नहीं कहा, संपन्न लोगों के लिए कहा। तो संपन्न लोगों को तो दे ही रहे हैं आप, जाटों को दे रहे हैं। नहीं, बहुत फर्क है ऊंची जाति और संपन्न। नहीं सर, जाति का नाम ही संघ के जो स्टेटमेंट हुआ उसमें नहीं है, संपन्न लोगों के लिए कहा है। और जेटली जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि जिस आरक्षण को लेकर सवाल पूछा गया SC ST OBC के लिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानती है कि ये चालू रहे। पर कहीं ना कहीं ये मैसेज गया ना कि जो पटेलों का आंदोलन है गुजरात में, जो आंदोलन चल रहा है हरियाणा में, वहां पर आरक्षण देना शायद कहीं ना कहीं वो लोग खुश नहीं है इस बात से। अरे भाई, हमने बहुत सोच समझकर अरुण जेटली जी ने स्टेटमेंट दिया है और उसको आप पार्टी का स्टेटमेंट मानिए कि ST SC और OBC के आरक्षण के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। आपने भागवत जी को नहीं बोला जो उन्होंने बिहार में चुनाव में भाषण दिया? माइक में बोलूंगा क्या? हाँ? बोला आपने, अलग से बोला माइक में आपको बोलूंगा मैं। आपने उनको बोला? भागवत जी ने ऐसा नहीं कहा था। बिहार से नुकसान तो हुआ, आप मानेंगे। लालू जी ने एकदम एक के बाद एक, हर रैली में मैं तो वहां पे था, 50 सुबह से लेकर शाम तक वही बोलते थे। 50 मुद्दे होते हैं चुनाव में, ये बड़ा एक फैक्टर था। आप मानते होंगे। नहीं, आप मानते होंगे, मगर भागवत जी ने उस स्टेटमेंट में भी कहीं पर आरक्षण का विरोध नहीं किया है। एक सवाल और करूं। एक सवाल सर ये था कि संघ आज तक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था, आपने उसे था नहीं है पर आपने उसे एक तरह से इलेक्शन मशीन बना दिया है। नागौर में जो आपने भाषण दिया उसमें कहा कि भाई यूपी के चुनाव में हमारे साथ काम कीजिए, तो मैं एक तरह से अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप कहां भाषण दिया? ऐसा इन्होंने भाषण नहीं दिया। तो नहीं, भाषण नहीं, मैंने नागौर में जो आपने कहा कि भाई मैं अखबारों को इतना सच मत मान लीजिए, फंस जाएंगे कभी। पर आप यूज तो कर रहे हैं आरएसएस को इलेक्शन में, मैंने एक तरह से उसको पॉलिटिकल ओरिएंटेशन दिए हैं। मैंने क्या कहा नागौर में, वो वहां सुनने वाले और बोलने वाले के बीच में है, मीडिया में आया, इसको एकदम सच मत मानिए। चलिए और कुछ सवाल लेते हैं। आप पूछना चाहते हैं सर, पूछिए, बताइए प्लीज। अमर सिंह से आपको माइक दीजिए सबको। बड़ी दृढ़ता और संयम के साथ आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बधाई। सर आपका शेर है कि नहीं इनके लिए? आप जब खड़े होते हैं आप एक शेर अर्ज करते हैं। अखबार की नहीं, मैं अखबार की पढ़ी हुई बात नहीं पूछूंगा। मैं आपके कैबिनेट के 2 मंत्री हैं, एक रामविलास पासवान जी और एक स्मृति ईरानी जी। रामविलास जी ने गुजरात के दंगों के बाद पाकिस्तान जाकर के बयान दिया कि मैं वो रामविलास पासवान हूँ जिसने गुजरात के दंगे के बाद अटल जी की कैबिनेट छोड़ दी और त्याग पत्र दे दिया। और स्मृति जी ने गुजरात के दंगों के बाद आंदोलन पर वो बैठ गई थी। अब वो दोनों आपके माननीय मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। तो आप ऐसा व्यक्ति, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, जो सिद्धांत की नीतियों की राजनीति करता है, जो सत्ता के लिए नहीं सिद्धांत के लिए राजनीति करता है, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे विपरीत प्रतिकूल बयानों को किस तरह से लेता है और किस तरह से उससे निपटता है? सबसे पहले बयानों और सिद्धांतों के बीच में अमर सिंह जी अंतर होता है। बयान और सिद्धांत के बीच में अंतर होता है। हमारे सिद्धांत में हमने कोई बदल नहीं किया, जो हम मानते हैं वही डे वन से मानते हैं। और अगर ऐसी ही घटनाओं को मूल्यांकन करना है तो भोजन पेड़ से निकालने के बाद भी आपने 5 साल तक यूपीए का समर्थन किया। भैया, इतना इंसल्ट करने के बाद हम तो कभी आपको नहीं पूछे, कभी नहीं पूछे आपको।
आपको और मुलायम सिंह जी, मुझे देखकर आश्चर्य होता है, नेताजी कहाँ इसमें फंस गए? बेचारों को भोजन पे बुलाकर निकाल दिया, फिर भी आप समर्थन करते रहे। हमने कभी नहीं पूछा। इसका उत्तर दूंगा। इन्होंने सर ये अलग ही बहस छिड़ जाएगी। चलिए, ये बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी सिद्धांतों की बात नहीं थी, मैं घटना की बात कर रहा हूं। अब आपको ठीक मालूम पड़ा सिद्धांत क्या है, घटना क्या है। अब आप कहोगे कि हमने तो भाजपा के खिलाफ समर्थन नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा। हरकिशन सिंह सुरजीत जी के कहने पर हम लोग गए थे, मगर जगह तो यूपीए की थी। वो ठीक है, और वो घटना भी सत्य है, और बाद में समर्थन नहीं कर सकते थे। चलिए, लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस। आप पूछना चाहते हैं, पूछिए सर सवाल। सर मैं जेएनयू का छात्र रहा हूं, और ये अभी जो भी कंट्रोवर्सी हुआ उसमें जेएनयू के इमेज को काफी डेंट लगा है, तो आपको नहीं लगता जेएनयू के इमेज को काफी डेंट लगा है, डेंटेड हुआ है इमेज जेएनयू का? नहीं, मगर इसमें हमारा क्या रोल है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके तरफ से ऐसा कोई कोशिश नहीं हो सकता कि एजुकेशन को पॉलिटिक्स से डीलिंग किया जाए? नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई। आप प्लीज राष्ट्रवाद को पॉलिटिक्स मत मानिए, नहीं तो राष्ट्र ही बिखर जाएगा। नहीं, एक पहले आप मेरी बात, अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया। आप पहले समझ लीजिए कि कंफ्यूजन कहां से खड़ा होता है। भारत ये जियोपॉलिटिकल देश नहीं है। जो पश्चिम में स्टेट की व्याख्या होती है नहीं है। हम जियो कल्चर कंट्री है, जियो कल्चर राष्ट्र है। ये जब तक नहीं समझेंगे कंफ्यूजन बना रहेगा। ये पॉलिटिक्स नहीं है। भारत के टुकड़े के नारों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये पॉलिटिक्स नहीं है। कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि कश्मीर में तो ऐसे नारे आम लगते हैं, नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसे नारे आम लगते हैं, उनको भी पकड़ेंगे आप? इसको भी कंडेम करते हैं हम, उनको भी अरेस्ट। मसरत आलम को पीडीपी की सरकार होने के बाद भी जेल में जाना पड़ा भारत विरोधी नारा लगने के कारण, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी साथी थी और कोई कारण नहीं था। वो कभी न जाते अगर भारतीय जनता पार्टी न हो। नॉर्थ ईस्ट में भी नारे आम लगते हैं। नॉर्थ ईस्ट में नारे लगते हैं, वहां कांग्रेस की सरकार है। आप फिर से उनको पूछिए। एक और चीज सर कि एक पॉलिटिकल एफिलिएशन को दूसरे पॉलिटिकल एफिलिएशन से भैया इसको आप पॉलिटिक्स के साथ मत जोड़िए। ये पॉलिटिक्स का मसला ही नहीं है। कोई अगर जेएनयू की प्रोफेसर खड़ी कहकर करती है कि भारत ने गैर कानूनी कब्जा कर रख दिया है कश्मीर को, इसको कोई देश में स्वीकार नहीं करेगा। और डेंट लग रही है तो जेएनयू ने आत्मचिंतन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी या भारत के समाज को नहीं करने की जरूरत है। थैंक यू। इनको दीजिए। मैं अमित जी, ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और भारत माता की जय हर एक को बोलना चाहिए। बट ये बताइए कि आप दाऊद इब्राहिम को कब ला रहे हैं और काला पैसा कब ला रहे हैं? भैया क्या कहा? दाऊद इब्राहिम को कब पकड़ के लाएंगे? और दूसरा काला पैसा कब आएगा? काला पैसा कब लाएंगे? मैं बताता हूँ। जहां तक दाऊद इब्राहिम का सवाल है, ऐसे जगहों पे इसका अगर हम घोषणा करेंगे तो कभी नहीं आएगा। पर कुछ तो सही घोषणा ना कीजिए। कुछ जो कर रहे हैं वो बता देंगे तो कभी नहीं आएगा। कब करेंगे? इसका टाइम भी नहीं बता सकते, पर करेंगे। और ना मुझे करना है। मेरी सरकार ठीक से इस पर चिंता कर रही है। और जहां तक काला धन का सवाल है, बार बार ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को पूछा जाता है। मैं एक बात आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में पहला प्रस्ताव हमने किया कि काराधन पर एसआईटी, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, 1.5 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं बना रही थी, 1.5 साल से, इसको हमने पहली कैबिनेट के पहले प्रस्ताव में बना दिया। दूसरी बात, उसके बाद विश्व भर के बैंकों से जो इंफॉर्मेशन आकर पड़ी थी 795 से ज्यादा अकाउंट्स की, उसको एसआईटी को दे दिया, जो सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज की तत्वाधान में उसकी जांच हो रही है। 2, 3, उसके बाद में पहली बार वित्तीय अनियमितता के लिए दंडनीय प्रावधान भारतीय जनता पार्टी ने किया, जेल में भेजने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 4, विश्व भर में जहां जहां मोदी जी गए, जहां जहां हमारे वित्त मंत्री गए, पूरे विश्व के अंदर काले धन के लिए एक अलग जगाने का काम, एक मत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये 4। और 5वीं बात, कॉम्प्लेक्स स्थिति इतनी करी हुई है कि इसको सरल करने में और जो ले गए उनको दंड देने में थोड़ा समय लगेगा। दिशा सही है, टाइम टेबल में हम थोड़े पिछड़े हैं, मगर हम कर लेंगे मेकअप, आप चिंता मत करिए। सर 2 साल हो गए लगभग, कितना काला पैसा अब तक वापस आया? मैंने कहा ना राहुल जी, काला पैसा कितना वापस आया ये पूछना बहुत सरल है। जो कॉम्प्लेक्स
सिचुएशन, अगर ये सवाल आप अगले 10 साल में पूछ लेते ना तो जाता ही नहीं। आप उनको पूछिए कि क्यों गया और मुझे पूछे अब जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप ही के राज में विजय माल्या भाग गया। विजय माल्या भाग गए वो बात सही है, गलत हुआ, उसको नहीं भागने देना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, भागने दिया गया शब्द प्रयोग ठीक नहीं, वो भाग गए। एक दूसरी बात, क्या उनको पहले सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए कि आपका शब्द प्रयोग सब वाक्य की रचना ठीक नहीं है कि उसको भागने दिया गया, इसको भागने दिया नहीं गया, वो भाग गए हैं, ये चूक हुई है। दूसरी बात कि आप इसकी तह में जाते हैं कि सारे लोन, कभी भी आपने यहाँ राहुल बजाज साहब बैठे हैं, बजाज साहब बजाज की ब्रांड पर कोई लोन देगा क्या? सरकार ब्रांड पर लोन दे सकती है क्या? बैंक ब्रांड पर लोन दे सकती है क्या? एक माइक लेके आइए। एक मिनट, बजाज साहब ब्रांड पे कोई लोन देता है तो ब्रांड तो बिकने को तब आएगी जब कंपनी खत्म हो जाएगी, तो ब्रांड की वैल्यू क्या रह जाएगी? मेरी तो समझ में नहीं आया किसके फंड से लोन लिया गया, किस तरह से दिया गया और उस वक्त लोन देते वक्त क्यों नहीं रोका गया? आपकी बात, हमने तो बैंकों में स्पष्ट इंस्ट्रक्शन मोदी सरकार ने दिया है, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बैंक प्रोफेशनली अपना काम कर रहे हैं। हमने हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी बैंक में नहीं रखा, इंटरव्यू करके प्रोफेशनल्स को रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मगर आज तक एक भी मीडिया से एप्रिसिएशन का कोई वर्ड सुनाई नहीं दिया। आपकी बात ठीक है, मैं खाली क्लैरिफाई कर दूं कि ये बड़ी एक तरह से महत्व की बात है और ये पिछले 10 दिन से बहुत उठ रही है। एक कंपनी है, सक्सेसफुल कंपनी है, कोई भी ले लीजिए, कोका कोला ले लीजिए, पेप्सी कोला ले लीजिए, जब तक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गोइंग कंसर्न है, उसके पास लैंड है, बिल्डिंग है, कोका कोला का एक फॉर्मूला है, साथ में उसकी ब्रांड की वैल्यू है, उसको टॉप लोग दुनिया में वैल्यू देते हैं। और कोका कोला या कोई भी ऐसी कंपनी बिकेगी तो ब्रांड वैल्यू की वैल्यू देनी पड़ेगी। पर जो कंपनी डूब रही है, वही आपका इंप्लीकेशन था, उसकी आज किंगफिशर ब्रांड कौन खरीदेगा? पागल है क्या कोई नहीं देगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो आज ही मैं बात कर रहा था प्लेन में किसी से कि ये जो बैंकर्स ने दिया है, कुछ लोगों को शायद मैं जानता हूँ, सबको तो नहीं जानता, या तो आई एम सॉरी टू से आइदर दे वर करप्ट और हाईली इनएफिशिएंट। पर बजाज साहब, एक ये दूसरी बात भी उठती है, वो ये कि अगर सरकार वाकई में भारत के बड़े औद्योगिक घरानों के खिलाफ कार्रवाई करने लगे जिन्हें बहुत ऋण मिला हुआ है, हजारों करोड़ों का लोन मिला हुआ है, तो इंडिया के बिगेस्ट कॉर्पोरेट हाउसेस कोलैप्स कर जाएंगे। क्या आपको लगता है ये बात सही है? देखिए, जरा कॉम्प्लिकेटेड बात है, पर मेरा व्यू तो यह है, पर वो बोलना ठीक नहीं है शायद, कि ईमानदार आदमी जैसा अरुण जेटली एक बोले थे जब अभी रिसेंट जो एमनेस्टी स्कीम नहीं थी, जो किया, जो 97 में किया था, तो बोले वो, मैंने उस वक्त कहा था, अरुण जेटली ने अभी कहा वो इमोरल था। चोरों को तो बस बोला दे दो, उतना टैक्स दे दो, नो पेनल्टी नो नथिंग, और 87 के रेट का नहीं। क्या आप चाहेंगे कि अमित शाह की पार्टी बैलेंस होना चाहिए, कार्रवाई करे इंडिया के बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस पे जिन्होंने बड़े बड़े लोन लिए जो लौटा नहीं रहे, बिगेस्ट छोटे से बिल्कुल डिफॉल्टर्स हैं? सुनिए ना राहुल, मेरा नाम आपसे जैसा ही है, पर इसलिए आपको भूल नहीं सकता हूं मैं। आपने भी सुना होगा अखबारों में, रघुराम राजन ने भी कहा है, अरुण जेटली ने साफ कहा है कि विच हंट नहीं होना चाहिए, फिशिंग इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। विदाउट गोइंग टू डिटेल्स, आई डोंट वांट टू स्पीक मच, मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा था, अमित भाई ने हमारा नाम ले दिया। जहां पर जस्टिफाइड कारण है, जिसके कारण से वो पैसे नहीं दे रहा है, उसको हेल्प करना चाहिए, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। जहां पर वो एज पर डेफिनेशन विलफुल डिफॉल्टर है, उसके पास पैसे दूसरे होते हुए भी वापस नहीं कर रहा है, उसने पैसे डाइवर्ट किए हैं वगैरह वगैरह वगैरह, उसको जेल में जाना चाहिए। मैं 4 साल से पूछ रहा था, नाम नहीं लेना चाहता, ये 4 लोग जेल क्यों नहीं गए? चोरों को पकड़ने से कोई नुकसान नहीं होता है, बढ़ता है देश का। पर ये जरूर है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी मेरे से भी एक बार बात किया था, जरूरत से ज्यादा करेंगे तो जरा सा क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक दो ही सवाल का वक्त बचा है। आपके हिसाब से विजय माल्या का जाना, मैं नहीं कह रहा कि भगाए गए, भागे वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था? देखिए, उस बारे में डिटेल जांच हो रही है कि किसकी गलती के कारण वो भागे हैं, मगर मैं मानता हूं कि विजय माल्या ने देश छोड़कर ही नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना। अगर वो सच है तो यहाँ फेस करना चाहिए था। काफी सारे हमारे देश की कोर्ट मेरे हिसाब से तो काफी लिबरल है। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं, बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम। जनरल शंकर प्रसाद। अमित जी,
जब बीजेपी सरकार इलेक्शन लड़ रही थी उस समय हम ये सुनते थे कि जब गोली चलेगी तो बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। अब इस समय हम लोग को समस्या ये खड़ी हो रही है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी की कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है पाकिस्तान की तरफ। कभी तो हम लोग बात करते हैं और कभी नहीं करते। जब हम होम मिनिस्टर को सुनते हैं वो कहते हैं जी मुँह तोड़ जवाब देंगे, अभी मुँह तोड़ जवाब भी नज़र नहीं आ रहा। कभी ये लोग सवाल पूछते हैं कि सुषमा स्वराज कल नेपाल जा रही हैं और बातचीत होगी कि नहीं होगी। फिर सवाल उठता है कि जी क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी चाहिए, एक बड़ा वाद विवाद होता है। तो हम लोग ज़रा कंफ्यूज रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ क्या है। विपक्ष में कंसिस्टेंसी थी, सरकार में आते आप थोड़ा कंसिस्टेंसी नहीं है। आप फॉरेन पॉलिसी और रक्षा नीति को मिक्सअप कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज हैं। आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान यूएनओ में कंप्लेंट करने के लिए गया है कि भारत फायरिंग कर रहा है। आज तक कभी नहीं की। और कोई भी वार्ता चले न चले, कोई डायलॉग हो न हो, कभी हमारे समय में सेना के जवानों ने फायरिंग का जवाब देने के लिए ऑर्डर लेने के आने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर उनको दिए हुए हैं और तुरंत ही जवाब दिया जाता है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ये पहले आप समझ लीजिए। आप दोनों को मिक्सअप मत करिए, मिक्सअप नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अमित शाह साहब, आप इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए, T20 सीजन में आपने धुआंधार बैटिंग की, कुछ बॉलों पे आपने छक्के मारे, कुछ बॉलों को आपने छोड़ दिया। भारत की टीम को भी ऐसा ही करना चाहिए ताकि आउट वो लोग कम हो। लेकिन आप जुड़े हमारे साथ, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। Can we have a warm round of applause for the BJP president, please?